जगत गुरु सतीशाचार्य जी इस सभागार में पधार रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जगत गुरु जी के सम्मान में आप अपने स्थान पर खड़े हों और उनका अभिवादन आप करें। ज़ोरदार तालियों के माध्यम से आप अपनी अपनी आदरांजलि सद्गुरु महाराज की ओर समर्पित करें। भाई ब्रिज मंडल में है तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, तो एक बार जोर से आप सभी हम सबके साथ मिलकर कहें राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार आप सभी आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित वक्ता और हमारे सभी उपस्थित प्रतिभागियों का इस लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ब्रिजमंडल की इस पावन धरा पर जहाँ कण-कण में रास है, जहाँ वृक्षों की छांव में भी कृष्ण भक्ति का सुकून है, जहाँ की हवाओं में भी वेदों की वाणी गूंजती है और जहाँ यमुना की लहरों में श्री कृष्ण की बांसुरी और मधुर तान भी गूंजती सी प्रतीत होती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं और मुझे लगता है एक बार जोर से बोल देना चाहिए राधे राधे। बिल्कुल, राधे राधे करते हुए माँ शारदे को प्रणाम करते हुए इस संस्कृति यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में, इस सभागार में एबीपी न्यूज़ की ओर से मैं विकास कौशिक और मेरी सहयोगी तमन्ना महाजन आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का ये जो बिजनेस एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव है, ये केवल छात्रों के साथ व्यावसायिक जगत के संवाद का आयोजन नहीं है, बल्कि इसके निहितार्थ जो हैं वो बहुत गहरे हैं। ये वास्तव में आपके साथ एबीपी न्यूज़ की एक विशेष मानसिक यात्रा है, धर्म से कर्म तक और परंपरा से प्रगति तक। ब्रिजभूमि केवल भक्ति की भूमि नहीं है, हम सब जानते हैं, ये कर्म की भूमि भी है। श्री कृष्ण ने यहीं पर ग्वालों के साथ गोचारण किया, गोवर्धन उठाया और जीवन के प्रत्येक पहलू में नेतृत्व का सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया। यहीं के बाल गोपाल श्री कृष्ण जब महाभारत के रण क्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने तो उन्होंने युद्ध में हथियार उठाने से पहले ही भयभीत हो जाने वाले अर्जुन को कर्म का वो अद्वितीय संदेश दिया, जिसे हम सब अपने जीवन और नेतृत्व की धुरी बनाए रखते हैं, जो आज भी सार्थक दिखाई देता है। कौन कौन ये मानता है जो आज भी सार्थक है? कौन कौन ये मानता है कि गीता के वो तमाम कह सकते हैं कि जो उपदेश हैं वो आज भी इस काल में सार्थक दिखाई देते? जरा हाथ खड़ा कर लीजिए। जी, तो ये आपके जो हाथ खड़ा करना है ये इस बात का प्रतीक है कि आप सभी हमारे साथ इस मानसिक यात्रा में पूरी तरह सम्मिलित हैं। केवल तन से यहाँ उपस्थित नहीं हैं, बल्कि पूरे मन से सजीव रूप से आप यहाँ हमारे साथ इस यात्रा में सहयात्री हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। इसलिए तू कर्म को ही अपना धर्म मान और फल की चिंता किए बगैर कर्म करता जा। और आज जब हम उद्यमिता और नेतृत्व की बात इस मंच से करने जा रहे हैं तो ये श्लोक हमारे लिए आज भी मार्गदर्शक बन जाता है। ये बताता है कि नेतृत्व का जो मूल मंत्र है वो है कर्तव्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प और नैतिकता। और सबसे विशेष बात यह है कि आज हम ब्रिज क्षेत्र में इस आयोजन को कर रहे हैं, तो यहाँ इस क्षेत्र में इस कॉन्क्लेव का आयोजन करना ये दर्शाता है कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के धार्मिक विचार आधुनिक सोच के साथ चल सकते हैं। ये मंच उस समागम का प्रतीक है तमन्ना, जहाँ धर्म, ज्ञान और व्यवसाय एकत्र हो रहे हैं ब्रिज की आत्मा के साथ जुड़कर। और मुझे लगता है ये बिल्कुल ही अलग एक कह सकते हैं कि मिश्रण होगा, जहाँ पर आप संस्कृति को भी देखेंगे, जहाँ पर आप ज्ञान भी देखेंगे और जहाँ पर आप बिजनेस भी देखेंगे। आज हम न केवल व्यापारिक रणनीतियों की बात करेंगे, बल्कि उस आध्यात्मिक लीडरशिप की बात करेंगे जिसने साधारण से ग्वालों को गोवर्धन पर्वत उठाने की सोच दी, शक्ति दी, जिसने असहाय हो चुके अर्जुन को हथियार उठाकर धर्मगुरु के लिए तैयार किया, धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। तो आइए इस ब्रिजभूमि पर कर्म, नेतृत्व और संस्कृति के इस अनुपम संगम का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। और चलिए अब बिना वक्त गवाए आपको हम बताएं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ साथ जो महान विभूति इस मंच पर आए हैं उनसे आपका एक परिचय छोटा सा कराएं। हमारे बीच में आज माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में एक बहुत ही बड़ी विभूति यहाँ मंच पर हैं,
बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि आज हम उन्हें साक्षात रूप से उनकी उपस्थिति का अनुभव कर पा रहे हैं। मान्यवर जगत गुरु श्री सतीश आचार्य जी, आप एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री पूरन दावर जी पधारे हैं। आप मुख्य प्रबंध निदेशक हैं दावर ग्रुप से। हमारे बीच आदरणीय श्री रमेश अग्रवाल जी हैं, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। इसके साथ ही आचार्य मनीष जी, संस्थापक हिम्स। हम सब इनको जानते हैं और कई बार हम रील्स के माध्यम में इनसे परिचित होते हैं और जो ज्ञान ये हमें देते हैं, कह सकते हैं कि उस ज्ञान में वृद्धि होती है इनके द्वारा जी। और आज इस संस्कृति विश्वविद्यालय में हम हैं तो यहाँ की जो यहाँ का नेतृत्व है वो भी हमारे साथ है। मैं स्वागत करना चाहूँगा माननीय प्रो कुलाधिपति श्री राजेश गुप्ता जी का। माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। माननीय CEO डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी हमारे बीच में हैं। और इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर MB चेत्ती जी की गरिमामय उपस्थिति भी हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। और इसके अतिरिक्त हम अपने सभी डीन, प्राचार्यगण, विभागाध्यक्षगण, शिक्षकों एवं हमारे प्रिय छात्रों का भी इस विशेष अवसर पर स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपने लिए तालियां बजा दीजिए। और इस सभागार में उपस्थित विभूतियों को औपचारिक रूप से उनके स्वागत के लिए मैं निमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर MB चेट्टी जी को कि वो पोडियम पर आएं और इस सम्मेलन को लेकर अपने विचार साझा करें। मैं जब तक MB चेट्टी साहब हमारे बीच में आए, उनका एक छोटा सा परिचय आपके बीच रखना चाहूँगा। आप कुलपति हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के। आप एक प्रख्यात कुशल वैज्ञानिक हैं। आपने अपनी PhD की है प्रतिष्ठित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप आपने प्राप्त की है। साथ ही आप मैकगिल विश्वविद्यालय कनाडा में विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिसमें प्रोफेसर ऑफ एवं विभागाध्यक्ष, डीन, कुलसचिव, शिक्षा एवं विस्तार निदेशक, CIICAR नई दिल्ली में आप सहायक महानिदेशक रहे हैं। साथ ही आप धनबाद की कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों पर भी रहे हैं। MB चेट्टी साहब ने 20 से अधिक देशों की यात्राएं की हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा योग्य शोध पत्रिकाओं में 250 से अधिक शोध लेख आपके प्रकाशित हुए हैं। मैं आपका स्वागत इस पोडियम पर करना चाहता हूं। बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन डॉक्टर MB चेट्टी साहब को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों, विशिष्ट मेहमानों, उद्योग, शिक्षा, मनोरंजन से जुड़े सभी लोगों और मेरे सभी साथियों के मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का संस्कृति, बिजनेस एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव में दिल से स्वागत करता हूं। इस खास कार्यक्रम का आयोजन ABP न्यूज़ ने किया है और इसके साथ हमारे संस्कृति विश्वविद्यालय, बिग FM, बरसी एडवर्टाइजिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड उत्तर प्रदेश सरकार का UP स्टार्टअप के सहयोग में ये कार्यक्रम ABP न्यूज़ वाले आयोजित किए हैं। हम इन सभी संस्थानों के आभारी हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के सहयोग दिया है। इसके साथ ही विशेष रूप में हमारे साथ माननीय जगत गुरु श्री सतीश आचार्य जी, स्पिरिचुअल लीडर, हमारे बीच में हैं। मैं उनका आप सबके ओर से, मेरे तरफ से और ABP न्यूज़ की तरफ से, सारे स्पॉन्सर की तरफ से सारे दिल से स्वागत करता हूं। इसके साथ विशेष रूप में मैं स्वागत करता हूं दावर ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पूरन सिंह दावर जी। आज अपनी मेहनत से एक सफल उद्योगपति हैं। उन्होंने कई पहलों से माध्यम से सामाजिक कार्य, विशेषकर वंचित वर्ग के उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। आपको स्वागत करता हूं सर। अब मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच उपस्थित एक और महान व्यक्ति,
का जिन्होंने एयरमैन से चेयरमैन तक सफ़र तय किया है। मैं बात कर रहा हूं श्री रमेश अग्रवाल जी की, जो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आपने स्विफ्ट, प्रॉम्प्ट एंड टाइमली ऑपरेशन की वजह खाली इंडिया में नहीं कई देशों में जाने माने जाते हैं। वे आज हमारे साथ अपना एयरमैन से चेयरमैन तक का सफ़र साझा करेंगे। श्री रमेश अग्रवाल जी यह अनुभव उन छात्रों के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। अब मैं स्वागत करूंगा देश में सबसे युवा और सबसे तेज़ी से बढ़ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता जी को, जो यंगेस्ट फर्स्ट जनरेशन चांसलर हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनकी दूरदर्शिता और शिक्षा के प्रति जुनून से 2016 में संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। स्थापना के बाद ही वो क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी के अनुसार छात्राओं को तैयार करने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे यंग एंड एनर्जेटिक चांसलर के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। यहाँ उनकी भी इच्छा है कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र एक एंटरप्रेन्योर बने और नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बने। छात्रों के लाभ के लिए ये कॉन्क्लेव एबीपी न्यूज़ वालों ने हमारे संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजन किया है और इसका आइडिया भी हमारे चांसलर का है। और हर चीज़ में हमारे चांसलर छोटी सी बड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत रुचि लेके ये स्वागत का ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उनको मैं हर दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हमारे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर श्री राजेश गुप्ता जी भी मौजूद हैं और स्वागत करता हूं। हमारे लिए हम प्रेरणा और प्रोत्साहन के स्रोत हैं। हमारे बीच और एक माननीय आचार्य जी हैं, आचार्य मनीष, हु इज़ द फाउंडर ऑफ HIMS, एंड आई वेलकम यू सर। अब मैं हर्ष और उत्साह के साथ संस्कृति विश्वविद्यालय के डायनेमिक एंड विजनरी CEO मैडम डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी का स्वागत करता हूं। उनके असाधारण मार्गदर्शन में संस्कृति विश्वविद्यालय ने 300 गांव गोद लिए हैं। इनके निर्देशन में वंचित महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान की जाती है। आपका स्वागत करता हूं मैडम। इसके साथ साथ ये जो कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, इसका ये रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हैं गोल्डी ग्रुप का, बधो टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, बरसी एडवर्टाइजिंग का, उनका रिप्रेजेंटेटिव को स्वागत करता हूं। और आज के ये कार्यक्रम में कई जाने माने स्पीकर्स आएंगे। सारे दिन का ये कार्यक्रम है और उनका भी श्री अंकुर वारिको जी, स्पीकर एंड ऑथर, श्री सौरभ शिवहरे जी, डायरेक्टर ऑफ बोधो टेक्नोलॉजी, डॉक्टर श्वेता सिंह जी, फाउंडर ऑफ एनोबल IP, श्री मंजुनाथ जी, फाउंडर ऑफ अनरियल एज, श्री सुनील दर्शन जी, बॉलीवुड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, मेजर मोहम्मद अली शाह अली जी, इंडियन एक्टर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, श्री गजेंद्र सिंह जी, बॉलीवुड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, श्री प्राणेश तपारिया जी, डायरेक्टर ऑफ फंड्स इंडिया प्राइवेट वेल्थ, श्री विमल त्रिपाठी जी, इवेंट लीडर इन फाइनेंशियल सर्विसेज, डॉक्टर विकास चतुर्वेदी जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वेलेंसेट ग्रुप। इस कॉन्क्लेव में के लिए आमंत्रित सभी ये सारे लोग आज सारे दिन अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताएंगे कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है। वो सबका स्वागत करता हूँ। मैं इस कॉन्क्लेव के लिए आमंत्रित सभी विशिष्ट लोगों, प्रतिनिधियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधियों को स्वागत करता हूँ। संस्कृति विश्वविद्यालय आप सब जानते हैं, ये हमारे इन्वाइटीज और डेलीगेट्स के इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ शब्द मैं संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा। संस्कृति विश्वविद्यालय एक्सेलेंस इन लाइफ के लिए जाना जाता है। हमें गर्व है कि हमें शिक्षा, अनुसंधान और
सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिष्ठित मान्यताएं, पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली है। साथ ही संस्कृति विश्वविद्यालय को NIRF रैंकिंग में 2023 में आउट ऑफ 1494 संस्थानों में 101 to 150 बैंड के स्थान मिला हुआ है। संस्कृति विश्वविद्यालय में एक इंक्यूबेशन सेंटर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पॉन्सर्ड अप टू अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ से मान्यता फंड मिली है और इसका मान्यता प्राप्त है। यह नॉलेज बेस्ड आइडियाज़ को वेंचर्स में बदलने में मंच प्रदान करता है। हम एंटरप्रेन्योर्स के बढ़ावा देने के लिए कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया जैसे महत्वपूर्ण अभियानों की गति मिल सके। विश्वविद्यालय ने यह संकल्प किया है कि आने वाले समय में खुद को दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में सूची में शामिल करेगा। संस्कृति विश्वविद्यालय का यही प्रयास है कि हम अपने छात्रों को सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि एक दिशा में, एक सोच दें और उन्हें ऐसा नागरिक बनाएं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज और देश के लिए प्रेरण करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद वाइस चांसलर सर। आपके औपचारिक संबोधन ने हमारे सभी अतिथियों को गहराई तक छुआ है और अब हम एक परंपरा का निर्वाह करने की ओर बढ़ रहे हैं और ये परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम में जब हम औपचारिक शुरुआत करते हैं तो ईश्वर को नमन करते हैं और उन्हें नमन करने के लिए उनका जो प्रतीक है दीपक, हम उसे प्रज्वलित करते हैं और फिर हम ईश्वर को आह्वान करते हैं कि हमारे आयोजन में वो शामिल हों। तो अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं और सभी हमारे मंचासीन अतिथियों से निवेदन करते हैं कि आप इस दीप को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। बिल्कुल, क्योंकि दीपक सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि ये ज्ञान है, ऊर्जा है और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये अंधकार को मिटाकर हमें सत्य और चेतना की ओर मार्गदर्शन करता है। किसी भी शुभारंभ से पहले दीप प्रज्वलन की परंपरा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। ये ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने की मंगलमयी प्रक्रिया है। तो आइए बिना देर किए इस विशेष आयोजन की पवित्र शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और औपचारिकता निभाने की बारी है। हम इस कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों के सम्मान
समारोह को अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं सादर अनुरोध करता हूं माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से कि वे कृपया आदरणीय जगत गुरु श्री सतीश आचार्य जी को सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। कार्यक्रम एबीपी न्यूज़ पर भी है, तो जो लोग पूरी सहभागिता निभाएंगे तालियों के माध्यम से, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के माध्यम से, उनके विजुअल अच्छे आते हैं और एडिट में अच्छे लगते भी हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, मुस्कुराहट बरकरार रखिएगा। और अब मैं माननीय प्रो कुलाधिपति श्री राजेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि आप श्री रमेश अग्रवाल जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स को सम्मानित करें। और अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय सीईओ डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी से कि वो कृपया माननीय श्री पूरन दावर जी, मुख्य प्रबंध निदेशक दावर ग्रुप का सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब मैं माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो कृपया आचार्य मनीष जी, संस्थापक हिम्स को सम्मानित करें। और अब मैं सादर अनुरोध करता हूं माननीय कुलपति डॉक्टर एम.बी. चेट्टी जी से कि वो कृपया माननीय प्रो कुलाधिपति श्री राजेश गुप्ता जी को सम्मानित करें। और अब मैं दोबारा निवेदन करूंगा माननीय कुलपति महोदय से कि आप माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता जी को भी सम्मानित करें। संस्कृति यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर को सम्मानित कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत विशेष मौका है ये। बहुत सुंदर तालियों के लिए आपका विशेष धन्यवाद। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अब श्री पूरन डावर जी को सुनने की बारी है, लेकिन मैं उन्हें इस मंच पर निमंत्रण दूं उससे पहले एक परिचय उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका परिचय केवल एक परिचय नहीं है, उनका परिचय एक प्रेरणा पत्र है। आप डावर समूह के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं और आप एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं, एक दूरदर्शी नेता आप हैं, जिनकी सफलता की यात्रा उनके नए नए विचारों और उन विचारों में लचीलेपन और साथ साथ उनके संकल्प की दृढ़ता में निहित है। उनका परिवार जो है वो 1947 में जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान से आगरा आया। मालपुरा के एक शरणार्थी शिविर में आपने अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए बहुत गंभीर कठिनाइयों का सामना किया। बहुत छोटी सी उम्र से पूरन डावर जी ने बहुत छोटे छोटे काम किए, सिलाई करना, दूध बेचना, कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइज़र का भी काम देखना, बहुत सारे काम किए। और इन जो शुरुआती अनुभव उन्हें मिले, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया उन्हें, उनके दृढ़ संकल्प को और दृढ़ किया और साथ ही उनमें वर्क एथिक्स को डेवलप किया, उसको एक शेप दिया। छोटी छोटी नौकरियां करने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। आपने एमए किया, एमए करने के बाद आपने एलएलबी किया, जूतों की जो बिक्री है उसका काम उन्होंने शुरू किया और उसके बाद फुटवेयर निर्माण के क्षेत्र में आपने कदम रखा। आज आप एक सफल निर्यात व्यवसाय को स्थापित कर चुके हैं।
आप शहर के विकास को बढ़ावा देने के लिए आपने डाबर मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की है। इसके अलावा आपने 1994 में आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट चैम्बर्स और आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना आपने की है। वर्तमान में आप MSME के राष्ट्रीय बोर्ड में भी काम करते हैं और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के चमड़ा निर्यात परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में भी आप काम करते हैं। तो ये जो एक प्रेरक जीवन है आपका, इससे हमें काफ़ी कुछ अनुभव जानने सुनने को मिले। इसी कामना के साथ मैं आपको मंच पर दावत देता हूँ। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। ये संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आज का ये महत्वपूर्ण सत्र बिजनेस एवं लीडरशिप कॉन्क्लेव, और इस कॉन्क्लेव का ये उद्घाटन सत्र और उद्घाटन सत्र का ये सशक्त मंच, जिस पर आध्यात्म की प्रतिमूर्ति जगतगुरु सतीशाचार्य का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसी विभूतियों के साथ में मंच शेयर करना न्यायोचित रहेगा, लेकिन ये अवसर मिला मुझे। मैं सचिन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ऐसा अवसर यहाँ दिया। बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही सशक्त मंच है हमारे समक्ष। आचार्य मनीष जी, जिन्होंने आरोग्य के क्षेत्र को एक नई पहचान दी है, जिनको रात्रि को लगभग रोज़ हम सुनते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं, और आयुर्वेदिका में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से बेहतर हैं, ये हम आपसे सुनते चले आए हैं। एक और मंच पर विभूति रमेश अग्रवाल जी, जिनका परिचय भी हमने सुना कि एयरमैन से लेकर के एक ऐसी विभूति जो निश्चय ही एक प्रेरणादायक, कि जिन्होंने एक नया आयाम एक पैकिंग के क्षेत्र में दिया है, और आप आसानी से कहीं भी किसी जगह ट्रैवल करना हो तो बिना आपका स्थानांतरण होना हो तो बिना किसी वीक के आप कर सकते हैं। ऐसे एक नए उदाहरण यहाँ दिए हैं। प्रो कुलपति सचिन गुप्ता जी, कई बार आपके साथ में मुझे सौभाग्य मिला डिस्कशंस करने का, और किस तरह से ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं अपने संस्कृत विद्यालय को। और ये जो आज का जो सत्र है, ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जितनी शिक्षा महत्वपूर्ण है, जितनी किताबी शिक्षा महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक उन लोगों को सुनना महत्वपूर्ण है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने हालातों से सीखकर आप लोगों को अपने अनुभव देने का प्रयास करते हैं। आज का ये पूरा दिन का सत्र है, इससे ऊंचा अब आ रही है बस। आज का ये पूरे दिन का सत्र है, और बहुत सारी विभूतियाँ जो मंच के समक्ष हैं, अगले सत्रों में उनको सुनने का मौका अवश्य आप सब लोगों को मिलेगा। मेरा ये मानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, हम लोगों ने जिस समय में जन्म लिया, ना आज़ादी को हम लोग देख पाए। ये हमारा जो समय था, आज़ाद भारत में हमने जन्म लिया, और कहीं ना कहीं आज़ादी के उन्माद में खो गए। कुछ लोगों को संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष करके आगे तक पहुँचे भी। मैं अपने बात को सीमित रखते हुए मैं आज जो विषय रखना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, फिफ्थ जनरेशन की पीढ़ी है, उनके लिए ये अमृत काल है। और मैं ये कहूँ कि हमारी स्वतंत्रता का ये दूसरा हिस्सा है। 1947 में जो हमको स्वतंत्रता मिली, वो स्वतंत्रता देश की राजनीतिक और भौगोलिक स्वतंत्रता थी। उस समय नारे थे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और इंकलाब जिंदाबाद के नारे थे।
आज हम स्वतंत्रता के दूसरे चरण में हैं, जिसको हम देश की आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। और देश की जब तक कोई भी देश अपने आप को स्वतंत्र नहीं मान सकता, तब जब तक वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। आप सभी जो इस हॉल में बैठे हैं, देश की आर्थिक स्वतंत्रता के सेनानी हैं, और जिनको ये मौका नहीं मिला कि भगत सिंह बनने का या चंद्रशेखर आज़ाद बनने का, उनके लिए एक ईश्वर ने जो समाज को दिया है, कि एक जो मौका दिया है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को देश के लिए जान देनी पड़ी थी। आपको ईश्वर ने देश के लिए शान से जान जीने के लिए बनाया। ये समय है कि देश जब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उस समय नारे हुआ करते थे, मैंने बताया, इंकलाब जिंदाबाद और अंग्रेजों भारत छोड़ोगे। और आज जो 1914 से जो नारे लगना शुरू हुए हैं, वो है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्पीड अप इंडिया, स्किल इंडिया, री स्किल इंडिया, अप स्किल इंडिया के नारे जो शुरू हुए हैं। जो 1857 में नारे लगाना हमने शुरू किए, अंग्रेजों भारत छोड़ोगे, हमको 90 वर्ष में सफलता मिली। अब ये जो नारे लगना मेक इन इंडिया के, स्टार्टअप इंडिया के जो शुरू हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, 90 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये लक्ष्य 2047 तक का है। और मुझे लगता है कि जिस तेज़ी से, जिस गति से भारत बढ़ रहा है, नंबर्स अभी भले ही सपोर्ट ना करते हों, 6.5% की अभी हम ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, और बहुत विषमताओं के बाद, जबकि पूरा विश्व कहीं ना कहीं पहले महामारी से और आज युद्ध से उलझ रहा है, उसके बाद भी बावजूद भी 6.5% की जो हमारी ग्रोथ रेट है, हालांकि जो एक विकसित राष्ट्र की ग्रोथ रेट हम मानते हैं कि गला मेरा जल्दी सूखता है, कि हमको वो दर जो हासिल करनी है, वो 10% से ऊपर डबल डिजिट की ग्रोथ को हासिल करना है। उसके लिए इस युवा पीढ़ी और उसके लिए बहुत सारे जो है खुशखबरियाँ हैं। देश में हर दिन 500 से ऊपर नई कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं, 1.5 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स देश में हैं, और जो स्टार्टअप्स हैं उसका सक्सेस रेट भारत में सबसे ज़्यादा है इस समय पर। और हर वर्ष कहें कि लगभग हर 10 दिन के अंदर हमारे में क्षमता है कि एक यूनिकॉर्न कंपनी क्रिएट करने का, $1 बिलियन की कंपनी क्रिएट करने की क्षमता है। इतना सारा वातावरण होने के बावजूद, उन लोग, इतनी सारी खुशखबरियाँ होने के बावजूद, उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए मैं निराशा है के नजर सूचना है कि जो ये समझते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी है, उनको बहुत बड़ी निराशा लगने वाली है। आप लोग कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि यहाँ पर संस्कृति विद्यालय में शिक्षा लेने के बाद में उनको अच्छी नौकरी मिलेगी? अगर वो ये सोचते हैं कि सिर्फ नौकरी के लिए वो यहाँ आए हैं, तो नौकरियाँ मात्र 7.3% है। केवल 7% नौकरियाँ हैं। 93% को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी। और कोई भी देश नौकरियों से विकसित नहीं हो सकता। हमारे देश के, चाहे सत्या नडेला हो या सुंदर पिच्चई हो, बहुत बड़ी झंडे गाड़े हैं, पूरे विश्व में गाड़े हैं, लेकिन कहलाते वो नौकरी हैं। कंपनियां अपनी ओन क्रिएट करनी है, अपने लिए कार्य करना है, अपने के लिए खड़ा होना है। थीम भी इसका यही है कि वी हैव टू बी द जॉब क्रिएटर, नॉट द जॉब सीकर्स। हमको जॉब सीकर्स नहीं बनना है। और ये तभी हो सकता है कि जब आप ये सोचेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने जूता उद्योग से काम शुरू किया, और जूता से छोटा काम मुझे लगता कोई दूसरा काम नहीं होता था।
और कोई जूता बनाने वाले मोची को बांस में भी नहीं बैठने देता था। और आज इस मंच पर बैठ कर के उद्योगपति कहलाते हैं और पोडियम पर खड़े होकर के आपके सामने बात भी कर सकते हैं। ये आपकी शिक्षा की पावर है, ये एजुकेशन की पावर है। जो उद्योग आर्टिजन इंडस्ट्री कहलाता था, आर्टिजन उद्योग कहलाता था, आज वो 28 बिलियन डॉलर का उद्योग है और 6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भी करता है। दिस इज द पावर ऑफ योर एजुकेशन। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं, आप अगर किसी किसान के बेटे हैं तो आपको गर्व करना चाहिए। आपकी नौकरी, आपका जो शिक्षा है वो नौकरी के लिए नहीं, वो जो आपका पैतृक कार्य है, जो किसान का कार्य है, उसको आधुनिक खेती करके किस तरह से एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक उसको बदल करके ले जाना है। आपकी एजुकेशन इसलिए है। आप नाई के बेटे अगर हैं तो किस तरह से उस जो पिताजी आपको यहाँ तक शिक्षा तक ले आए उस नाई के जॉब से, उसको ब्यूटी पार्लर तक कैसे ले जाना है, उसको मेकओवर आर्टिस्ट कैसे बनना है, उसको सलून कैसे बनाना है, उसको स्पा कैसे बनाना है, ये आपकी शिक्षा की पावर है। अगर आप दर्जी के बेटे हैं तो आपके पास एक अलग से हुनर है। आप उसको मेक टू मेज़र या फैशन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, या उसको गारमेंट फैक्ट्री में कैसे बदलना है। कोई भी जो छोटा काम जो कहलाता था, या तेली का हो, या धोबी का हो, या मोची का हो, जितने छोटे छोटे काम कहलाते थे, उसकी शिक्षा जो है उसको स्केल अप करने वाली है। उस शिक्षा ही उसको आगे बढ़ाने वाली है, शिक्षा उसको आगे खड़ा करने वाली है। आप अपनी थोड़ा सा अंतर, हमारी पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा, इसमें कहीं ना कहीं कसूर है। उनको लगता है कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा। अगर हम लोग विकसित देशों में शिक्षा का देखें तो पेरेंट्स पर कभी भी बोझ नहीं होते हो। विकसित देशों में प्राइमरी शिक्षा सरकार द्वारा दी जाती है, और जैसे ही वो हाई स्कूल में आता है वो अपना फीस खुद बनाता है। मेरे अपने परिवार के बच्चे भी हैं, मैं भी गया, उनसे बात की तो बोले जी नाउ आई एम इन हाई स्कूल, आई मेक माई फी। सो पूछा उनसे व्हाट यू डू, कहता आई वर्क 4 आवर्स। आई वर्क 4 आवर्स, विच ऑफिस, किस ऑफिस में जाते हो, क्या करते हो? कहता आई वर्क 4 आवर्स, आई डू द 2 आवर्स ग्रास कटिंग, आई डू 2 आवर्स ग्रास कटिंग। 2 घंटे घास काट लेता हूँ, 2 घंटे वो कर लेता हूँ। घास काटने का काम भी छोटा नहीं होता, इसीलिए वो राष्ट्र विकसित हैं आज, क्योंकि उनको बचपन से ही कार्य करने की आदत है, कुछ भी कार्य कर लेते हैं। चाहे ओबामा राष्ट्रपति की बेटी हो या वहाँ के किसी बड़े से बड़े के बेटे हों, बच्चे हों, वो कहीं ना कहीं अपना किसी भी काम को छोटा ना समझ करके, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके बेटे, बच्चे दो बेटे और उनके 3-4 मित्र, 5-6 जनों का ग्रुप आया हुआ था आगरा। बोले कि 6 महीने के हम टूर पर हैं। 6 महीने के टूर पर है भाई। 1.5 महीना हम लोग इंडिया में हैं, 1 महीना लंदन में हैं, 1.5 महीना आयरलैंड में है। क्योंकि भाई मैंने पूछा उनसे, भाई तुम्हारे पास कोई काम नहीं क्या, कि 6 महीने कैसे अफोर्ड कर लेते हो? कहते सो व्हाट, वो 1.5 महीने हिंदुस्तान भी आएंगे तो भी जो रेस्टोरेंट में काम मिलेगा कर लेंगे, आयरलैंड में जाएंगे तो भी अपने लायक काम कर लेंगे, और जब लौट के जाएंगे तब भी उनके लिए कोई काम की कमी नहीं है, क्योंकि कोई भी काम वो छोटा नहीं है। उनकी शिक्षा कहीं भी उनके काम को छोटा कहलाने का अवसर नहीं देती है। एक और उदाहरण दूं मैं, अलास्का के टूर पर था मैं, 10 दिन का ट्रिप था, 3 दिन का सरफेस ट्रिप था और 7 दिन का क्रूज था। तो 3 दिन का जो सरफेस ट्रिप था उसमें जो हमारी बस की ड्राइवर थी, लेडी ड्राइवर थी, और वो ड्राइविंग का जॉब नहीं करती, सिर्फ जो बस में जो है वही कंडक्टर का काम करता है, वही गाइड का करता है।
शी वॉज सो कन्विंसिंग एंड लुक्स सो क्वालिफाइड। दोनाली नेशनल पार्क में बस रोकी, रोकने के बाद में सबको कॉफ़ी सर्व की, कॉफ़ी सर्व करने के बाद में बिन बैग पकड़ा, बिन बैग पकड़ने के बाद में कप्स को इकट्ठा किया, बंद करके रखा, तो टूर के लिए आगे बढ़ी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछा कि यू आर सो कन्विंसिंग, सो स्मार्ट एंड सो क्वालिफाइड, हाउ यू चूज इन दिस ड्राइविंग जॉब। उसने बताया कि आपके लिए भी गौर करने वाला है। उसने बताया कि आई एम प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन एंड आई हैव टेकन 2 years ऑफ टू रोम अराउंड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रोफेसर और ड्राइविंग के जॉब में भी अंतर नहीं होता अगर आप पढ़ लिख करके उस जॉब को अपनाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। यहाँ पर कितने लोगों की इच्छा है कि उनके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए? सभी की इच्छा है। सचिन जी या शेट्टी साहब, आप इस सेशन के बाद में या कल बैंकर को यहाँ बुला सकते हैं, और मेरे ख्याल से गाड़ी फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस से इजी कोई फाइनेंस नहीं है। ये सब लोग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली अच्छी से अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। और जिस दिन, आज आप कल ही गाड़ी लीजिए और शाम को 4 बजे जब भी आपका कॉलेज ऑफ होता है और जितना भी आपके पास टाइम है, ऊबर पर रजिस्टर कराइए। 4 घंटे का समय मिलता है आपको, 2 घंटे का समय मिलता है, 6 घंटे का समय मिलता है। उस 4 घंटे 6 घंटे की इनकम से आप न केवल EMI दे पाएंगे कि बल्कि इस कॉलेज की फीस भी अदा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने पेरेंट्स को समझाना होगा कि ये जो काम कर रहे हैं छोटा नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं लंदन में था और मैंने ऊबर कॉल की, ऊबर एक्सेल कॉल की। ऊबर एक्सेल कॉल की तो लेक्सस लेकर के आया, एब्सोल्युटली सूटेड बूटेड क्वालिफाइड शॉफर। मैंने उनसे पूछा कि डू यू ओन दिस कार और यू जस्ट hiring? Oh, I own this car. So you drive the Lexus in as taxi? I said no. उसने बताया कि he was the CEO of a particular company. I'm not remembering the name. He has taken the retirement whenever he feel lonely. तो जब मैं लोनली फील करता हूँ तो मैं मीटर ऑन करता हूँ और गाड़ी चला लेता हूँ। यानी एक कंपनी का CEO रहा हुआ जिसके पास फंड्स की, पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी वो गाड़ी ड्राइव करके आपका सामान भी उठाता है, आपकी गाड़ी में रखता है और आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो मेरा ये कहने का प्रयास है, आपको मैसेज देने का प्रयास है कि कोई भी काम छोटा नहीं है। आज अपनी उस अच्छी से अच्छी गाड़ी की हसरत भी पूरी कर सकते हैं, आप अपने स्कूल की फ़ीस भी निकाल सकते हैं और उसकी EMI भी दे सकते हैं, और ऑन द लाइटर नोट छोरी पटानी हो तो वो भी गाड़ी से पटा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना होगा कि आपका घर का जो आपका पेरेंटल काम है, आपको पेरेंट्स ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, पढ़ाने लिखाने के बाद में आपको USA पहुंचा दिया, लेकिन आपके पिताजी आज भी वही सड़क पर बैठे हुए काम कर रहे हैं, वैसे ही है, उनकी स्थिति को नहीं सुधार सके, तो आपकी शिक्षा बिल्कुल व्यर्थ है, ना आप पितृऋण को चुका सके। आपको पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। आपकी शिक्षा आपके स्वयं के काम पहले आनी चाहिए, आपकी शुरुआत आपके घर से होनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपने काम को सुधारना है। और फिर दूसरा उदाहरण मैं दूं, अगर आप मेरे पास जॉब के लिए आते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि आपका पैतृक काम क्या था, आप अगर उसको नहीं सुधार सके तो मेरे लिए किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, इस बात का उत्तर आपको देना होगा। बहुत अधिक ना कहते हुए मेरा एक ही मैसेज था कि ओनली एंड ओनली आपको सशक्त जो कर सकता है, जो देश को सशक्त कर सकता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है। नौकरी
आपको सिर्फ खाने पीने लायक तो बना सकती है, लेकिन आपको अंबानी अडानी सिर्फ आपका उद्योग ही दे सकता है, आपका उद्यम ही दे सकता है। ये इस मैसेज के साथ में शिक्षा के सही अर्थों को समझना है। एजुकेशन इज जस्ट द एबिलिटी टू लर्न, एक समझने की शक्ति, इट्स नॉट द डिग्री। आपने डिग्री ले ली और आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और सरकारी नौकरियां मात्र 2.5 करोड़ नौकरियां हैं। 35 लाख केंद्र सरकार की नौकरी हैं, करीब 1.5 करोड़ केंद्र और राज्य सरकार के मिलाकर के हैं। 15 लाख जॉब गवर्नमेंट बैंक नेशनलाइज बैंकिंग के हैं, 15 लाख जॉब्स PSUs में हैं, और 15 लाख जॉब कुल मिलाकर के 3.5 करोड़ जॉब हैं, जो 150 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़ जॉब हैं। बाकी सब लोगों को अपने पैरों पर खड़े होना है, और उसी से राष्ट्र सशक्त हो सकता है, उसी से आप सशक्त हो सकते हैं। इस मैसेज के साथ में मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मुझे यहाँ मौका दिया बनाने का, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद पूर्ण डावर सर। और आपने जो बताया कि हम सबको, जो यहाँ हमारे जो प्रतिभाशाली छात्र यहाँ बैठे हैं, आपने ये पाठ पढ़ाया है कि किस तरह से नौकरी देने वाला हमें बनना है। और नौकरी देने वाला आप तब बनेंगे जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे। और आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वास ज़रा पास रखोगे तो मज़ा है। गौर से सुनिएगा कि विश्वास ज़रा पास रखोगे तो मज़ा है, आभास दिल में खास रखोगे तो मज़ा है, और वो आसमान भी खुद मुट्ठी में आ जाएगा, उम्मीदें बेहिसाब रखोगे तो मज़ा है। बेहिसाब उम्मीदों के साथ ही ये बिजनेस एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव आपको आज दिन में बहुत कुछ ऐसा सिखाएगा, आपके जीवन को बदलने वाले कई क्षण यहाँ आपको मिलेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी एक और बहुत ही प्रेरक वक्त हमारे बीच में आने वाले हैं। तमन्ना। बिल्कुल। अब मैं आदरणीय श्री रमेश अग्रवाल जी का स्वागत करूंगी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। आप में से कितने लोगों ने इनका फोटो देखा है ट्रक पे जब घर शिफ्ट होता है? हाथ खड़ा कीजिए सर, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो फिर हमें लगता है कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप खुद ही काफ़ी हैं। आप मंच पर आइए और कुछ कहिए। सबसे पहले 3 दिन पहले जो घटना हुई, दुखद घटना पहलगांव के अंदर, उनके परिवारजनों को तहे दिल से संवेदना, जो चले गए उनको श्रद्धांजलि। परम श्रद्धेय परम पूजनीय जगत गुरु आदरणीय श्री सचिन जी, सम्मानीय मंच, ABP न्यूज़ की टीम, फैकल्टी मेंबर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे को एक काम सौंपा गया। कहा कि भाई आपको इन सब जितने भी यहाँ सामने बैठे हैं एंटरप्रेन्योर बनाकर भेजना है, और समय दिया गया 10 मिनट। अब देख लो कि 10 मिनट में सबको उद्योगपति बना के भेजना, मगर मैं ये काम करके जाऊंगा। बस आप सब लोगों का ध्यान चाहिए। एक बार मोबाइल सोबाइल सारा दाएं बाएं एक बार भूल जाओ। कोई चूक गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्या है कि भाई मैं कैसे चूक गया। अभी आदरणीय पूर्ण जी ने एक बातचीत कही कि 7% या 8% की ही नौकरी है और 93-94% आप बेरोजगार रहोगे। मगर सौभाग्य की बात यह है कि जब आपके वाइस चांसलर ने हाथ खड़ा किया कि कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो यहाँ 94% लोगों के हाथ खड़े थे एज एंटरप्रेन्योर, 7% के लोगों के थे एज ए नौकरी। तो यहाँ बैलेंस बराबर है, चिंता करने की कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि आपको एक एंटरप्रेन्योर या कुछ बनने के लिए करना क्या है। सबसे आसान जो मेरे को लगा कि कुछ नहीं, एक सपना लेना है, सपने में 2-3 चीज़ें आएगी तो एक को चिन्हित करना है
चिन्हित करके उसको लक्ष्य धारण करना है, उस लक्ष्य के ऊपर आप निरंतर प्रयास करते रहो, आप सफल हो जाओगे। कोई कुछ इससे अलग है ही नहीं। पर लक्ष्य को धारण करने के बाद उससे विचलित नहीं होना। सपने आपको 5 आएंगे, उसमें से एक चिन्हित कर लो, फिर एक लक्ष्य बना लो, निरंतर प्रयास करते रहो और आपका लक्ष्य पूरा हो गया। मैं भी आपकी तरह छोटा सा विद्यार्थी, गांव का, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला, कभी पाँव में चप्पल भी नहीं होती थी, उस गांव की पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ। आपके पास तो अच्छे कपड़े और सब कुछ देखते हुए लगता है कि मैं आपकी कंपेयर करूं तो मैं वहाँ, आप समुद्र है तो मैं समुद्र की बूंद हूँ। पर एक उसी तरह सपना लिया, एक लक्ष्य धारण किया। उस टाइम का जो मेरा सपना और लक्ष्य था वो था कि मैं भारतीय डिफेंस में भर्ती हूँ। एक शुरू से मन में थी कि डिफेंस में भर्ती होना अपने आप को मेरे को बड़ा वो लग रहा था, और डिफेंस में भर्ती हूँ। और डिफेंस में भर्ती होने के बाद वो सब बॉर्डर एरिया देखूं जो मैं कभी पढ़ा करता था, करगिल, थ्वाइस, लेह, लद्दाख, अवंतीपुरा, बारामूला, कल का पहलगांव, ये सारा देखूं, ऐसा एक मन में था। तो लक्ष्य धारण किया और एग्ज़ाम देता गया, कभी आर्मी का, कभी नेवी का, कभी एयरफोर्स का। एक साथ आर्मी और नेवी में, एक आर्मी और एयरफोर्स में दोनों से कॉल लेटर आ गए, दोनों में भर्ती हो गया। पिता से परमिशन चाहिए था कि बाबूजी अब मैं क्या करूं? तो बोला मेरे हिसाब से तो आप न तो एयरफोर्स में जाओ और न आर्मी में जाओ। एकदम स्तंभ रहेगा कि ये तो, मैं सोचा कि कोई एक सुझाव देंगे। तो बोले ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैंने सुना है, क्योंकि गांव के रहने वाले थे, उनको जो पता था कि भाई वहाँ जाने के बाद मांस मदिरा में आदमी चला जाता है, तो अपने घर की ये पद्धति नहीं है। तो भाई और कोई कारण नहीं, केवल वहाँ जाने के बाद आप मांस मदिरा का सेवन करोगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि डिफेंस में जनरली हो जाता है। मैंने 30 सेकंड लगाए, बाबूजी के पाँव छुए, मतलब कि आपका बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता, जो आपको वादा करता है वो सही कहता है कि न मैं मांस के हाथ लगाऊंगा, न मदिरा के कभी हाथ लगाऊंगा, अब बताओ, बोला जाओ। और पिताजी ने आदेश दे दिया और मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद MTI मद्रास से की, और मद्रास के बाद वह बोले कि जी आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, आप टिक करो 1 2 3। तो जनरली 542 लड़के थे हम वहाँ पर, कैडेट थे, तो कौन आदमी कहाँ टिक करेगा? जैसे मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ तो मेरे गांव के पास सिरसा टिक करूँगा, कोई दिल्ली का रहने वाला है वो पालम टिक करेगा, कोई असम का रहने वाला है वो हासीमारा टिक करेगा। तो हर लोग अपने अपने गांव के घर के पास टिक करते हैं। और मैंने क्या टिक किया होगा कि JNK तीनों में। तो वो कमांडर बोलता है ये व्यक्ति को बुलाओ, ये है कौन? तो बोला जी आप JNK कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा के। तो वहाँ क्यों जाना चाहते हो? उनके शक हुआ कि कोई पाकिस्तानी सिपाही तो नहीं है, JNK में जाना क्यों चाहता है? मैं बोला सर एक ख्वाहिश है कि बॉर्डर देखूं और जितना जल्दी हो देखूं। तो मेरी चॉइस के हिसाब से आई हैव बीन पोस्टेड श्रीनगर, और वहाँ रहते हुए ये सब जो मैंने आपको पहले बताए थे, करगिल, थ्वाइस, लेह, लद्दाख, पहलगांव, अवंतीपुरा, पूरा बॉर्डर 5.5 साल रहने का मौका मिला और मैं वहाँ जिया। तो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया जो मैंने निर्धारित किया था। मगर भाग्य में और कुछ लिखा था कि जब मैं 1983-84 में छुट्टी आया था, मेरा पिताजी हैदराबाद रहने लग गए थे, तो जब छुट्टी आया तो मेरा एक साथ का पढ़ने वाला एक गाँव का दोस्त, वो मेरे को हैदराबाद में मिलने आया। मैं बोला अभी क्या करते हो अशोक? उसने कहा कि कुछ नहीं, कुछ ढूंढ रहा हूँ, या हैदराबाद में आया हुआ हूँ। किसी ने कहा कि यार ट्रांसपोर्ट में नौकरी शायद मिल जाएगी। तो मेरे भी एक क्लोज रिलेटिव, क्लोजेस्ट वन, वो एक ट्रांसपोर्ट में नौकरी करते थे, अच्छी पोस्ट पे, अफसर की पोस्ट पे करते थे। मैं बोला यार आपको उनसे मिलाता हूँ, वो शायद आपकी ट्रांसपोर्ट में नौकरी लगवा देंगे। 1 महीने की छुट्टी आया हुआ था, उनको मैं लेकर गया, नमस्ते किया, तो परिचय दिया। बोला कब आए छुट्टी से, और है सब बातचीत हुई। बोला जी इसको कहीं ट्रांसपोर्ट में, बोला कितना पढ़ा हुआ है? 12। यार 12 पढ़ने वाले को क्या नौकरी मिलेगी? बोला जी सुपरवाइजर लगा दो, कोई छोटा मोटा काम लोडिंग अनलोडिंग करवाता रहेगा, यहाँ मुश्किल है। फिर उसने कहा कि आप एयरफोर्स में हो,
मेरे को वहाँ साथ ले जाओ, कहीं वहाँ लगवा दो। मैं बोला यार वहाँ तो संभव ही नहीं है। तो न तो मैं नौकरी लगा सका, न नौकरी दे सका। मन में दिमाग में आया यार ये कैसी नौकरी भाई, न लगा सका न दे सका तो क्या नौकरी। अब जब छुट्टी पूरी हुई, कश्मीर आया, J&K में मेरा कमांडर एसके निगम थे। बोला साहब अब मेरे को नौकरी करनी नहीं, मैं तो किसी तरह से यहाँ से VRS लूँ, छुट्टी लूँ, और ताकि सैकड़ों लोगों को नौकरी लगा सकूँ, दे सकूँ, ऐसा मेरे को बनना, क्या करना चाहिए। विंग कमांडर के साथ हंसने लगे। बोला यार ये ऐसे बात करता है जैसे कल ये बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाएगा और हज़ारों लोगों को नौकरी दे देगा। बोला कि राइट टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा। ही सेड यू वेट, जब भी आपका कोई समय आएगा तो मैं बताऊंगा। मैं ठीक है, काम करता गया, लगन से करता गया। और एक बार 1984-85 की बात है, आई थिंक 1984 की होगी, क्योंकि ब्लू स्टार ख़त्म हुआ था। क्योंकि ब्लू स्टार में मेरी ड्यूटी लगी थी राजा सांसी एयरपोर्ट से अमृतसर में। थैंक गॉड एयरफोर्स को लड़ना नहीं पड़ा, बट वी ऑल वर ORP, हम सब स्टैंड बाई थे। उससे पहले जो मेरी ड्यूटी थी वो ATC में थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस। आप समझते हो ना कि जहाज़ जब उड़ता है, एक नीचे का पायलट एक ऊपर का पायलट, दो मिलकर जहाज़ उड़ाते हैं। नीचे का कंट्रोल करता है, ऊपर का चलाता है। तो मेरी ATC में ड्यूटी थी ग्राउंड के अंदर। और जब फोरकास्टिंग करते हैं वेदर की, तो वो सब उस ज़माने में 84 में अपने विजुअल देखकर ही करते थे। अब तो सैटेलाइट आ गई, दुनिया भर की मशीनें आ गई, तो पूरे दिन एक्यूरेट जहाज़ की हाइट, एक्यूरेट जहाज़ की लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, क्लाउड की फॉर्मेशन, ये सब कुछ मैनुअल देखकर ही करना पड़ता था। थोड़ी सी गलती हो जाए तो जहाज़ आर का पार। तो उस टाइम 84 में पहली बार सैटेलाइट मशीनें आई थी USA से कि अब ये मशीनें यूज होगी, भारत सरकार ने खरीदी थी। और वो जब मशीन आकर गिरी 5 साढ़े 5 बजे मेरे कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पे, तो 5:30 बजे वो ट्रक वाला उतार कर जैसे ही था वो चला गया। और मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी कि आज तक जो हम आंखों से देखकर वेदर की फोरकास्टिंग करते थे, अब मशीन से देख के करेंगे। वहाँ हमारी ±10% थी एक्यूरेसी, अब 0% मिस्टेक होगी, यानी कि 100% वी विल फोरकास्ट। ऐसा करके बड़ा मन खुश था। आयु भाई छोटी थी, 23-24 साल की, और मशीन देख के बड़ा खुश था। अब तो 5-10 दिन में मशीनें इंस्टॉल हो जाएगी और हम अपना काम बड़ी निपुणता से करेंगे। वापिस आया, दिसंबर का महीना था, रात के 2-2:30 बजे लघुशंका करने जब मैं उठा तो बाहर गया तो देखा कि 7-8 फीट बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फ़ कंटिन्यू गिर रही थी। एकदम ध्यान में आया कि जो मशीनें जो हमारी जो बाहर उतारी गई थी, इन मशीनों के ऊपर भी बर्फ़ गिरी होगी। और बर्फ़ जब पिघलती है उस टाइम पर पानी बनती है, अदरवाइज ये रुई की तरह रहती है। अब 1.5-2 किलोमीटर जहाँ मैं रहता था, अब करूँ क्या, बेचैनी रही, दिल नहीं मान रहा था क्या करूँ। अल्टीमेटली सोचा कि चलो हिम्मत करके उन मशीनों को बर्फ़ से हटाकर और अंदर रख दूं। मैं बोला कि अकेला कैसे रखा जाएगा। एक लड़का था संजीव खरे, मैंने कहा कि संजीव साथ चलेगा क्या। बोला भाई तुम ही हो देशभक्त, जाओ, मैं तो यहाँ सोऊंगा। 2:30 बजे रात की किस और बर्फ़ गिर रही हो, नहीं हिम्मत होती। तो उनकी मैं फिर अकेला बड़े सारे जूते, कोट और वो जो बर्फ़ के कपड़े होते हैं वो पहन के निकला, और सारी मशीनों पे से बर्फ़, पेटियों पे से मैंने बर्फ़ उतारी, क्योंकि बर्फ़ जब सूखी होती है तो पानी नहीं बनती। उनको खींचकर अंदर लेके चला गया, रख कर वापिस आ गया 2-2:30 बजे। आराम से 3-4 घंटे में सोया और सुबह 7 बजे फिर ड्यूटी पे चला गया। जब मैं ड्यूटी पे पहुंचा तो जिसकी जिम्मेवारी थी मशीनों को अंदर रखने की, वांडोबीसर राव, वो मेरे से पहले आकर खड़े हुए थे। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, धीरे से गुड मॉर्निंग। तो मैंने लगा कि इनको ये अचंबा हो रहा है कि ये पेटियाँ अपने आप में सरक कैसे गई, अंदर कैसे चली गई। 15 मिनट पहले आया था ड्यूटी से कि सबसे पहले मैं अंदर कर लूँगा। तो एकदम अचंबा था कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, कोई क्या आ गया। तो मैंने उसको बताया कि सर ये रात को जो पेटियाँ अंदर हुई है, मैं बेचैन था और मैंने रख कर मैं चला गया था। हो यूँ, क्योंकि उनको अचंबा हुआ, ये व्यक्ति तो अद्भुत है, इसकी जिम्मेवारी भी नहीं थी। एंड अल्टीमेटली ये ऊपर जाकर विंग कमांडर एसके निगम को मेरे बारे में बताया कि ये रमेश कुमार ने ये पेटियाँ अंदर रखी एंड इसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो विंग कमांडर निगम साहब को मेरे को बुलाकर बोला
बेटा मैं बड़ा खुश हूँ, और आप मेरे से 2 साल पहले ये पूछ रहे थे कि मैं एयरफोर्स में वीआरएस लूँ या ना लूँ, अब आप ले सकते हो। मैंने पूछा सर अब क्या हुआ? 2 साल पहले देते तो मैं और कुछ कर लेता था। बोला नहीं, उस साल पहले 2 साल पहले आपके पास जो डिग्री मलकाना थी, मलकियत की डिग्री थी, मालिक की डिग्री थी, ओनरशिप की डिग्री थी, वो मेरे को नज़र नहीं आई। अब सर्विस में करते हुए जो आपने डिग्री हासिल की है, नाउ यू आर द ओनर ऑफ ओनरशिप डिग्री मलकाना, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने करियर में डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर से ना बनो, छोटा मोटा काम करो 2 साल 3 साल। डिग्री ओनरशिप जिस दिन मिल गई 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 12 साल में, उस दिन टक करके अपनी नौकरी छोड़ो, अपने काम पे लगो। जब डिग्री ओनरशिप हो गई, उसको ही हक है ओनर बनने का। डिग्री एडवोकेट की हो गई LLB, तो एक बड़े सोलिसिटर बनने का हक है। CA हो गई तो एक बड़े ऑडिटर बनने का हक है। तो डिग्री ओनरशिप आपको अपनी लेनी पड़ेगी। वो मेरे पास डिग्री हासिल हुई तो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया कि मैं अब नौकरी देने वाला बनूं, और 2 को रखूं या 200 का रखूं, मेरी मर्जी। अब भारतीय वायुसेना से अलविदा लिया, और फिर एक होता ना कुछ उस आयु के अंदर, मैं मेरा काम शुरू करूंगा, 0 से शुरू करूंगा, 1 रुपये से शुरू करूंगा, कोई किसी की मदद नहीं लूँगा। ऐसे ऐसे सबकी इच्छा होती है। उसी तरह मैं भी आपकी उस कड़ी में था। जब छोड़ने लगा तो उन्होंने 40 या 44 हज़ार रुपये की राशि मेरे हाथ में रख दी, जो मेरी -18 डिग्री, -20 डिग्री, करगिल ट्वाइस, लेह लद्दाख हार्ड एरिया में रहकर जो पूरी राशि मिली 6 साल के अंदर, क्योंकि मैं घर में जल्दी कम भेजता था, वो मेरी वहाँ इकट्ठी पड़ी थी। जब राशि लेकर निकला तो बोले यार ये डिग्री दे दी, इस राशि से तो कई गुना महंगी डिग्री दे दी, ये राशि क्या काम की? तो गुरुदक्षिणा के रूप में उस 44 हज़ार में से एक टोपी जो मैं पहनता हूँ, एक वर्दी, एक सूटकेस, टिकट का किराया, कश्मीर से हैदराबाद तक का, रास्ते में कुछ खाने की रोटी का खर्चा, वो 43 हज़ार रुपये, 43,000 वार विडोज और ग्रुप 4 के लोगों को देकर वहाँ से मैंने विदाई ली। अब काम करे कैसे? पैसा तो नहीं है कि क्या काम करूं। एयरफोर्स में तो सिखाया है ATC जहाज़ को कंट्रोल करना, अब बाहर कौन सा जहाज़ कंट्रोल करूं। मगर एयरफोर्स में रहते हुए कुछ चीज़ देखने को मिली थी। जब शिफ्टिंग होती थी, ट्रांसफ़र होता था, तो उसमें लिखा होता था कि सबसे बड़ा पेन जब शिफ्टिंग होती थी वहाँ होता था। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती थी। जैसे कश्मीर से किसी का अगरतला ट्रांसफ़र हो गया तो पत्नी बोलती थी इसको सही जाना चाहिए, पति बोलता था ये जाएगा ही नहीं, ये कांच का टूटेगा, मैंने पहले गया था, तुमने क्यों लिया, उसने क्या ले लिया तो क्या होगा। उनके पैकिंग के टाइम बड़ा झगड़ा होता था। पहुंच गया तो ठीक है, टूट गया तो बस, उनकी जोड़ी भी टूटने का डर होता था। इस तरह का मतलब हुआ था। मैं सोचा ये तो वेरी पेनफुल। तो हमने सीखा है कि मोर पेन मोर गेन। तो मतलब यार ये पेनफुल एरिया है, इसके ऊपर काम किया जाए। और इस पे काम करते हुए एक मौका मिला कि ऐसा काम जो नया उस ज़माने में स्टार्टअप अग्रवाल पैकरमूर पैकिंग मूविंग की स्थापना हुई, और 1986-87 में अग्रवाल पैकरमूर की स्थापना हुई। केवल ये छोटी सी कहानी स्टार्टअप की, उसमें जो मैंने बताया लक्ष्य, उसको निरंतर प्रयास, चाहे फौज में होने का लक्ष्य था, मैंने पूरा किया। उसको छोड़ के एक व्यापारी बनने का, बिजनेसमैन बनने का लक्ष्य था, निरंतर प्रयास किया, वो पूरा किया। अब एक व्यापारी तो बन गया, पर अब इसमें आगे बढ़े कैसे? किसी ने कहा कि 2 चीज़ ध्यान में रखो। मेरा जो प्रेरणा स्रोत है वो मेरे बाबूजी है, आपने के नाम सुना होगा, श्रीमान OP जिंदल जी का। मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ। मैं उसकी बहुत हर चीज़ उनकी देखता हूँ जीवन के अंदर, और कोशिश करता हूँ कुछ उसमें उतारने की। उन्होंने कहा कि आपको व्यापार करने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सोचो कि कितने करोड़ का बनना है, इतने का उतने का ही बनोगे, पर करना क्या होगा? बोला आपको 2 चीज़ करनी है, भगवान को और हनुमान की पूजा कर लो। मैं बोला वो तो मैं करता हूँ। बोला यार पगले वो भगवान नहीं। तो बोला कौन सा भगवान? जो आपके ग्राहक एवरीडे आता है, जो आपसे बात करता है,
आपको राशि दे के जाता है, इसको भगवान करते हैं, इसकी पूजा करना। आपके साथ जो काम करते हैं कर्मचारी, बेटा इसको हनुमान कहते हैं, इनका मान सम्मान करना। भगवान हनुमान दोनों जब खुश है तो कोई व्यापार आपको जहाँ चाहो जितना टारगेट करो वही मीट होगा। मेरा यही हुआ कि वहाँ भगवान की पूजा की कि एक भी ग्राहक मेरे दरवाजे से रूठ के न जाए। कंप्लेन को हम अपने आप को वरदान मानते हैं कि ये कंप्लेन मेरे को देके जाएगी। ऐसे जितनी भी कंप्लेन आई दैट हैव मेड मी इनोवेटिव, और हजारों कंप्लेन को हमने इनोवेशन में बदला। और जो हनुमान थे हमारे, जो हमारे साथ कर्मचारी काम करते हैं, उनका ऐसे ध्यान दिया जैसे कि हमारे अपने परिवार के हैं। अब किसी ने कहा कि आप तो ड्राइवरों से डील करते हो, ये तो 36वीं जात है, इससे कैसे कर लेते हो? मैं बोला कि जितना प्यार ये देते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। बोला कैसे देते हैं? बोला हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। ये तो एक्शन रिएक्शन का मैटर है। आज मेरा ड्राइवर यहाँ 1800 गाड़ी है, 8442 लोग काम करते हैं। 1800 गाड़ियों में 1800 ट्रक के ड्राइवर तो होंगे कम से कम। आज पर डे के हमारे ट्रक चालकों का, जब मान लो 15 से 20 ट्रक चालकों का जन्मदिन होता होगा, उनके सबके जन्मदिन की डेट है। एक बार एक ट्रक ड्राइवर के पास फ़ोन करते हैं हम कि होशियार सिंह कहाँ पर हो? बोला जी कोटा पहुंचने वाला हूँ। अच्छा कितनी देर में? आधा घंटे में। कोटा के पास वहाँ जाकर ब्रेक मारना, तुम्हारे को एक पार्सल मिलेगा। उसने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद एक व्यक्ति आया मेरे कोटा ऑफिस से, 4 लड्डू लेकर, एक गुलाब का फूल लेकर, होशियार सिंह जन्मदिन की बधाई। बोला किसका जन्मदिन? बोला आपका है। उसने डीएल निकाल कर देखा, बोला हाँ जन्मदिन तो है मेरा। न तो उसकी माँ ने जन्म की बधाई दी, न पत्नी ने दी, न बच्चों ने दी। होशियार सिंह वाज क्राइंग, रो रहा था। हाईवे पे चलते हुए उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। वो प्यार है, वो मेरे हनुमान जी की पूजा है। और भगवान ग्राहक जो आपको सुबह से शाम तक आपसे बात करता, किसी का भगवान मंदिर वाला है उसकी भी तो पूजा करो, मैं वो नहीं कहता, पर वो पता नहीं कब आपकी किस्मत को निखरेगा। मगर ये डेली मिलने वाला भगवान तो आपको सुबह शाम तक कुछ देके जाता है। तो 2 ही लाइन में कहूँगा कि लक्ष्य धारण करना, निरंतर प्रयास करना, इधर सर्विस करो या आप कुछ भी करो, उसके बाद बिजनेस करो, बिजनेस के बाद आप 2 का ध्यान रखना, भगवान का उसका। और जब कुछ आगे बढ़ना चाहो तो फिर एक CSR का नाम सुना सबने? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ते होगे ना कहीं अखबार में। CSR, ये CSR भी होती है, ISR भी होते हैं, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचते हो कि CSR कॉर्पोरेट का ही जिम्मेवारी है, नहीं, आज हम सबकी भी जिम्मेवारी है ISR। अब कहोगे कि ISR क्या होती है? मैं मेरे ख्याल में 2 मिनट फालतू लूँगा। कहते हम कैसे करें? हम थोड़ा ना भी बिजनेसमैन हैं, हम थोड़ा ना भी कमाते हैं। दोस्तों, जिसको आदत पड़ जाती है CSR की, जिसको आदत पड़ जाती है ISR की, उसका ग्राफ बढ़ता नहीं, उसका ग्राफ चढ़ता है। यदि आपको चढ़ना है तो CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट की है, इसी तरह आपकी ISR है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कैसे करूं? एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। एक मकर संक्रांति का दिन था, सब लोग उस टाइम पर कुछ ना कुछ दान देते हैं। वो एक दिन ऐसा माना जाता है कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए काम करना, दूसरे के लिए सेवा करना। तो एक व्यापारी थे सचिन जैसे, उन्होंने कहा कि 1000 कंबल बांटूंगा और 6 बजे सुबह बांटने शुरू करूंगा, और कंबल भी अच्छे वाले पर दूंगा उनको जो पहले 1000 आएंगे। लोगों ने सोचा सचिन जी कंबल बांट रहे, अच्छा ही बांट रहे होंगे। 5 बजे से लाइन लग गई लंबी कंबल लेने वालों की, और लंबी लाइन देखकर एक कोई बाबा खड़ा हुआ था। वो बोला इतनी लंबी लाइन खड़ी है, कंबल तो मिलेगा, मगर क्योंकि सचिन जी बांट रहे हैं, मन में उसके बैठा हुआ। बाबा के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ, वो बोलते कि बाबा कंबल मिलेगा क्या? इतनी लंबी लाइन में खड़ा होने का क्या लाभ है? बोला बेटा मेरे को कॉन्फिडेंस से मिलेगा, आप खड़े रहो। 2 मिनट के बाद फिर पूछता, बाबा मिलेगा क्या? बोला अरे भाई मिलेगा, तो एक काम करो, मेरा कॉन्फिडेंस से मिलेगा, तुम मेरे आगे आ जाओ। बाबा ने उसको आगे कर दिया, आप पीछे हो गया। कुछ देर के बाद बाबा के पीछे वाला फिर बोला मिलेगा क्या? बोला आगे आ जाओ भाई। बाबा पीछे होता गया और उनको आगे करता गया। अल्टीमेटली तो 1000 कंबल थे, बाबा कितने लोगों को आगे करेगा? तो लास्ट में बाबा को नहीं मिला और बाकी सबको मिल गया। तो वो बाबा को सचिन जी ने पूछा कि भाई बाबा क्यों लाइन में लगे हुए थे, जब कंबल ही नहीं लेना था, क्या कर रहे थे? तो बाबा ने कहा कि सचिन जी वही काम कर रहा था जो आप कर रहे थे।
आप कंबल बांट रहे थे, मैं मेरी बारी बांट रहा था, मेरे पास तो धन नहीं था। दिस ISR। वहां धन का जितना महत्व सचिन जी का था, उतना धन उस बाबा के बारी का भी था। आप अपना यदि ग्राफ एक बनने के बाद यदि बढ़ते भी हो और चढ़ते भी हो, तो वो ग्राफ ISR का अपने मन में डालना पड़ेगा कि एवरी डे मैं शाम तक मेरी डायरी में लिख के जाऊँ कि ये एक अच्छा काम किया, ये पुण्य का काम किया। वो नहीं कि मंदिर पूजा वो भी करो, मगर ये सामाजिक काम जो है, सहयोग का काम है, उस व्यक्ति के लिए मैं काम करूं जो अतीत पतित अभावग्रस्त पीड़ित शोषित है, आपका जीवन बदल जाएगा। बस कहने के लिए तो बहुत कुछ था, मगर मैं इतनी बात करके ख़त्म कर रहा हूँ कि मैं 3 4 5 चीज़ आपको बिंदु दिए हूँ, दिमाग में लेकर जाओ और आप महसूस करोगे कि ये जितने भी 94% या 96% है, आप एक दिन उद्योगपति बनेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में मेरा भारत विकसित बने, यदि आप लोगों ने ठान लिया तो मोदी जी को कहो कि 2042 में बना कर देंगे। जय हिंद। धन्यवाद रमेश अग्रवाल जी। सचमुच आज आपने भगवान और हनुमान की पूजा की जो नई परिभाषा हमारे सामने रखी है, मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रेरणा पाठ हमारे साथ है जो जीवन भर अब हमारे साथ ही रहेगा और हम इस पर अमल करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। आप लोग जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं वो बहुत ज़ोरदार तालियां बजाकर रमेश जी को इस बात की का आश्वासन आप दे सकते हैं। और आपने जिस तरह से ISR को भी परिभाषित किया, उसको सुनकर ही लगा कि सचमुच आप सेवा भारती दिल्ली के अध्यक्ष हैं और आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जीवन में जी भी रहे हैं। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस विश्वविद्यालय के छात्र यश को आमंत्रित करता हूं। माननीय मंच, सभी आमंत्रित अतिथिगण, वक्ता, शिक्षाविद, मीडिया प्रतिनिधि और मेरे प्रिय साथियों, मैं यश श्रीवास्तव, संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्र परिषद का अध्यक्ष, अत्यंत विनम्रता और गर्व के साथ आज के इस भव्य संस्कृति बिजनेस एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के सफल आयोजन के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से एवं संस्कृति विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक और छात्र समुदाय की ओर से इस आयोजन के प्रमुख आयोजनकर्ता ABP न्यूज़ का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम विचार, संवाद और नवाचार का सशक्त मंच बन पाया। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं DST, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, UP स्टार्टअप, उत्तर प्रदेश सरकार, बरसैया एडवर्टाइजिंग और बिग FM का, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति और सहयोग ने इस आयोजन को एक नई ऊंचाई प्रदान की। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर हमें जगत गुरु श्री सतीशाचार्य जी जैसे महान आध्यात्मिक नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनका मार्गदर्शन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। हम आभार प्रकट करते हैं आचार्य श्री मनीष जी, संस्थापक हिम्स, जिनकी जीवन दृष्टि और स्वास्थ्य संबंधी विचारधारा ने हमें गहराई से प्रभावित किया। साथ ही हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्री पूरन दावर जी, मुख्य प्रबंधक निदेशक दावर ग्रुप, एवं श्री रमेश अग्रवाल जी, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, जिनकी उपस्थिति और अनुभव हम सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायी रही। हम विशेष धन्यवाद देते हैं हमारे प्रेरणा स्रोत संस्कृति विश्वविद्यालय के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, प्रो चांसलर श्री राजेश गुप्ता जी, माननीय कुलपति डॉक्टर MB चेट्टी जी, CEO डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी एवं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, CEO इंक्यूबेशन सेंटर, जिनकी दूरदृष्टि, सतत मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह आयोजन संभव नहीं हो पाता। मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं सभी छात्रों के वक्ताओं, सभी सत्रों के वक्ताओं, जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण से इस मंच का समृद्ध किया। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्र परिषद और सभी विभिन्न क्लबों,
तकनीकी, सांस्कृतिक एवं अन्य के समस्त छात्र प्रतिनिधि और कार्यकारिणी का, जिनकी अथक परिश्रम, रचनात्मक और प्रतिबद्धता से यह आयोजन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। अंत में मैं संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी डीन, निदेशकों, शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों, तकनीकी स्टाफ, छात्र छात्राओं तथा मीडिया एवं प्रेस प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सक्रिय सहयोग और उपस्थिति ने इस आयोजन को गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। आप सभी के अमूल्य योगदान हेतु मैं पुनः हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद यश। और अब ये कार्यक्रम अपने ये जो सेशन है वो अपने अंतिम चरण में है और आप सभी को करबद्ध धन्यवाद कि आपने इतना समय हमें दिया। आप अपना अपना स्थान सभागार में ग्रहण कर लें ताकि हम अगले कार्यक्रम के लिए तकनीकी रूप से इस मंच को तैयार कर सकें। एक बार बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथियों को धन्यवाद।